जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आज एक सबसे बड़े नेशनल डेवलपमेंट पर बात करने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया है और ये एक ऐसा सेक्टर है जो अब तक पूरी तरह से सरकारी कंट्रोल में था, जहां सिक्योरिटी, सीक्रेसी और सॉवरेनिटी तीनों पैरामाउंट है। और अब सरकार का ये मानना है कि जो स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज ने इसरो के साथ मिलकर एक साइलेंट रेवोल्यूशन क्रिएट किया है, उसी तरह से अब न्यूक्लियर पावर और जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं और इस तरह के जो पूरा ये सिस्टम है, इसमें भी एक ब्रेक थ्रू आ सकता है। तो इन्हीं सवालों पर हम आज की चर्चा रखेंगे और हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, जो ये न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग करेगी, या फिर जो हमेशा सीक्रेसी, सिक्योरिटी और ये सारे जो एंगल्स थे, या वो खतरा बढ़ेगा? कैसे इसको आप देख रहे हैं पूरे डेवलपमेंट को? अंबर जी, मोदी गवर्नमेंट अभी न्यूक्लियर सेक्टर में और न्यूक्लियर पावर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करने के लिए उन्होंने एक बिल लेके आ रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी बिल 2025, जिसको पेश किया जाएगा विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जो दिसंबर 1 मंडे से चालू हो रहा है। और देश के अंदर आज हम 8.8 गीगावाट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी हम न्यूक्लियर पावर के थ्रू जनरेट कर रहे हैं। हमारा टारगेट है 100 गीगावाट्स, और 100 गीगावाट्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के लिए यू नीड टू हैव प्राइवेट प्लेयर्स। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है उसके अंदर ओनली गवर्नमेंट इज अलाउड इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन। अभी प्राइवेट प्लेयर्स को, इफ यू वांट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स, तो एक अमेंडमेंट करना जरूरी है। इसके लिए ये बिल लेके पार्लियामेंट में इसको पेश किया जाएगा। इसके बाद हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा अमेरिका से, रशिया से, फ्रांस से, और बहुत सारी जो वर्ल्ड के अंदर जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन के अंदर जो कंपनीज है जो इसमें कार्यरत है, वो भारत के अंदर निवेश करेंगे। इससे एक तरह से हमारा जो बिजली का जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगा। न्यूक्लियर पावर के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी आज हमारा जो मैक्सिमम पावर जो आता है वो कोल बेस्ड प्लांट से आता है, जिसके कारण पोल्यूशन भी बढ़ता है। अभी हमें कार्बन एमिशन भी कम करना है। तो भारत सरकार ने एक तरह से निर्णय लिया है कि हमें एक तरह से लार्ज, जैसे आपने बताया लार्ज है, स्मॉल है, मीडियम रिएक्टर, इसकी टेक्नोलॉजी चाहिए। और इसकी टेक्नोलॉजी के लिए कैनेडियन कंपनीज है, अमेरिकन कंपनीज है, फ्रेंच कंपनीज है, रशियन कंपनीज भारत के अंदर इन्वेस्ट करने को तैयार हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एसएमआर टेक्नोलॉजी है वो तो आप समझ लीजिए, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी इसको एक तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब आज समझ लीजिए आपने दिल्ली में इंस्टॉल किया, कुछ देर बाद आपको जरूरत नहीं है, वो प्लांट को डिसमेंटल करके आप इसको दूसरी जगह भी लेके जा सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स। और इसमें भारत सरकार एक तरह से, अब प्राइवेट कंपनीज आने से जॉब्स बढ़ेंगे देश के अंदर, जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन से निवेश आने वाला है। और आपका पावर बिल कम होने से आपकी जो लागत है गुड्स की वो कम हो जाएगी, हम कंपेटिटिव बन पाएंगे। और देश के अंदर जब आपका पावर जनरेशन ज्यादा, अधिक से ज्यादा हो जाता है, तब आप ये देखेंगे कि आपके पावर जैसे कम होते हैं, बिल्स कम होते हैं, तो देश के अंदर एक तरह से तरक्की चालू हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, और मेरे ख्याल से दिस वाज मच रिक्वायर्ड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। हमने 2009 में यूएस के साथ डील की थी, न्यूक्लियर इंडो यूएस न्यूक्लियर एनर्जी डील की थी। पर अभी भी उसके अंदर जो लाइबिलिटी क्लॉज है कि अगर कोई मिसहैप हो जाए उसकी लाइबिलिटी कौन लेगा, उसके लिए लेके हम जो विवाद था हम कुछ कर नहीं पाए थे। कहीं ना कहीं बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं इसके ऊपर विचार विमर्श किया, भी बॉटलनेक है वो रिमूव किया जाएगा। देखिए, आज भारत के अंदर एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर जनरेशन के अंदर रहती है। इसके अलावा अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या कंप्लीट प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू
अगर ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स देश के अंदर बनते हैं तो बहुत बड़ा कदम होने वाला है। और ये भी देखिए कि अभी G20 के समिट पे प्राइम मिनिस्टर मोदी, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर माइक केनेडी से मिले भी थे। उन्होंने 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें कनाडा ने बोला है कि हम आपको यूरेनियम सप्लाई करेंगे। जो ये डील है $2.8 बिलियन की हमने ऑलरेडी साइन कर दिया है। अब इस ये जो आप ये भी देखेंगे कि जब पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, अमेरिकन कंपनीज को भी ज़्यादा फ़ायदा होगा और अमेरिकन कंपनीज भारत के अंदर अपना निवेश बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये एक तरह से आप देखिए कि अगर उस समय तक डोनाल्ड ट्रम्प हमारे साथ डील करते हैं, नहीं करते हैं, उनको देखना वाली बात है। भारत जो है एक तरह से अमेरिका को लेकिन तो इनवाइट कर उसमें रहा है। हम्म सवाल अमे अब ये है उमेश जी कि प्राइव अच्छा, पहले आप कंप्लीट कर दीजिए। अमेरिकन कंपनीज को इनवाइट तो कर रहा है भारत, पर उनको एक तरह से पीछे नहीं पड़ा है, हम ऑल्टरनेटिव भी तैयार कर रहे हैं। जितने भी भारत के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो रशिया ने लगाए हैं। जैसे कुडमकुलम में आपने देखा ही था कि 1 और 2 लगा हुआ है और 3 और 4 जो रिएक्टर है वो कंप्लीशन स्टेज पे है। और पुतिन का भी एक तरह से भारत विजिट दिसंबर 4 और 5 को फाइनल हो चुका है। तो आप ये देखेंगे रशियन निवेश भी आने वाला है भारत के अंदर इन लार्ज रिएक्टर्स, इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ये काम होने वाला है। उमेश जी, अब सवाल ये है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके आने से जो ये है कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो जो सीआईए और MI6 जैसी फॉरेन इंटेलिजेंस है उसका भी तो मतलब खतरा, और जो ये कंट्रोल्ड फ्रेमवर्क है वो कैसे बनाया जाएगा, ये भी है। देखिए ऑलरेडी कूडमकुलम रिएक्टर के लिए 2012 में यहाँ पर प्रोटेस्ट चालू हो ही गया था। और हम्म बाद में इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जो प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे उनको बाहर हम्म से पैसे आ रहे थे। और कितने एनजीओ हम्म को ब्लैकलिस्ट भी किया है, उनकी फॉरेन फंडिंग खत्म भी की है। लाखों एनजीओ जो फॉरेन फंडिंग लेते थे उनको अभी एफसीआरए परमिशन लेने की जरूरत है। तो मेरा ये मानना है कि इस बार ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि भारत सरकार सख्त है। भारत सरकार ये जो एक्टिविज्म के द्वारा आप प्रिविलेज पिटिशंस डालते हो और सुप्रीम कोर्ट्स में आज सब जगह कि ताकि देश के अंदर एनवायरनमेंट के नाम पे आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रोक सको, उसके ऊपर भी वो कड़ी कार्रवाई करेगी सरकार। क्योंकि जो भी एक्टिविस्ट है उनके पर भी नजर रखी जा रही है, उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, सब एक तरह से मॉनिटर हो रही है। तो मेरा ये मानना है डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, लोग लेख लिखेंगे, कुछ ना कुछ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस मीडिया जो भारत के अंदर है, जो चाइनीज इन्फ्लुएंस मीडिया भी है, वो भी इसको एक तरह से एनवायरमेंटल डिजास्टर आप करार करेंगे। देखिए कुछ महीनों पहले जब भारत सरकार ने अंडमान के अंदर निकोबार टर्मिनल बनाने के लिए प्रपोजल रखा था, तब कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने एक बहुत बड़ा एक तरह से लेख लिखा और इसको हिंदू में पब्लिश किया गया कि ये एक एनवायरमेंटल डिजास्टर होगा। ये अंडमान एंड निकोबार हम्म आइलैंड के अंदर जो आदिवासी है उन उनकी जीविका के ऊपर असर डालेगा। तो ऐसे तो लेख आते रहेंगे। तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस हम्म थिंग्स। ओके, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, क्या जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर के पास भी अब ये कह सकते हैं कि स्मॉल मॉड्यूलर जो रिएक्टर्स हैं और जो एडवांस रिएक्टर सिस्टम्स है वो डेवलप करने की जो सही कैपेबिलिटी है, वो आपको लगता है कि वो हम प्राइवेट प्लेयर्स वो सब कर सकते हैं? देखिए भारत के अंदर बहुत सारी कंपनीज है जो इक्विपमेंट्स बना रही है। जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, लार्सन एंड टूब्रो है, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज है। ये सब काम कर रहे हैं। ये बस बेसिकली सप्लाई करते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज से। बट आज की डेट में रिएक्टर लेवल टेक्नोलॉजी नहीं है। बस हाँ, उसकी सप्लाई के लिए जो कंपोनेंट जरूरत है, जो इक्विपमेंट जरूरत है, जो कुछ ना कुछ भारत के अंदर बनाया जा रहा है। तो इकोसिस्टम तो है, पर अब हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। अब टेक्नोलॉजी के लिए आपको निवेश करना पड़ेगा। निवेश के लिए
आपको जॉइंट पार्टनरशिप कंप्लीट करनी पड़ेगी। देखिए आप अमेरिका के अंदर जो न्यूक्लियर प्रोडक्शन जो होता है वो प्राइवेट कंपनीज करती है, पर उधर भी एक तरह से स्टेट रेगुलेटर रहता है। भारत के अंदर भी ऐसा कुछ रेगुलेटरी बॉडी आएगी जो मॉनिटर करेगी, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। एब्सोल्युटली, मैं इसी पे सवाल करने वाली थी कि आखिर अगर कोई मैल फंक्शन होता है जैसे प्राइवेट रिएक्टर में या किसी चीज़ में, तो अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स की जाएगी? और क्या जो इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर रेगुलेटर को पावर उसकी बढ़ाई जाएगी या प्राइवेट एंट्री से ओवरसाइट कम किया जाएगा? कैसे होगा? देखिए, ये बहुत ही कंटेंशियस इश्यूज़ है और इस पर सरकार अभी विचार-विमर्श कर रही है। ऑलरेडी हुँ। इसी क्लॉज़ के कारण पिछले 15 साल से हमने कोई भी एक तरह से वी वर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड। अब इसमें कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा और न्यू एटॉमिक एनर्जी बिल है, उसके अंदर ये प्रावधान भी हो सकते हैं कि लायबिलिटी क्लॉज़ में प्राइवेट प्लेयर्स को कितना एक तरह से हम कहाँ पर कौन-से लेवल पे और कितने लेवल हुँ। पे उनको ज़िम्मेदार ठहराया जाए। वी डोंट नो, बट डेफिनिटली वी विल बी हैविंग some developments in this regard. उमेश जी, चाइना, यूएस, फ्रांस और ये जितने भी देश हैं, ये बहुत एग्रेसिवली प्राइवेट जो न्यूक्लियर इनोवेशन है, उसमें बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। क्या भारत जो है इस रेस में अपनी जगह बना पा रहा है या बना पाएगा? देखिए, भारत को तो पहले लोगों ने ये भी एक तरह से राइट ऑफ कर दिया था, हमारे स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के हिसाब से। तो मेरा ये मानना है कि जो भी भारत को राइट ऑफ कर रहा है, वो उसको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। क्योंकि जब इकोसिस्टम आ जाएगा, देश के अंदर प्राइवेट कंपनीज़ आ जाएगी, अडॉप्शन लेवल फास्ट होगा, भारत के लोग उनको समझेंगे और देश के अंदर भी इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। और अभी तो भारत सरकार सपोर्ट दे रही है, फिर प्राइवेट कंपनीज़ भी आ जाए, तो फ़र्क तो पड़ने ही वाला है। ओके। तो अब ये सवाल है कि क्या ये जो मूव है, उससे इंडिया जो है ग्लोबल जो सप्लाई चेन है, उसका हिस्सा बनेगा और हम जो रिस्क ज़ोन में एंट्री कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई रिस्क हमारे लिए बढ़ेंगे? देखिए, इसमें रिस्क बढ़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम रहेगा, पावर जनरेशन के लिए रहेगा। अभी तो हुँ। भारत अपनी खुद की टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहा है, जिसमें हम थोरियम से हम न्यूक्लियर पावर निकालने की भी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यही बोला था, जब वो जो स्काई रूट एरो डिफेंस कंपनी थी, उनके जो यूनिवर्सिटी के उद्घाटन पे गए थे और उन्होंने देश के जेन ज़ी को एक तरह से कांग्रेचुलेट किया कि उन्होंने देश के अंदर जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, वो और आप ये भी देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में भी देख लीजिए, जो भी हमने डेवलपमेंट किए, लोग चकित हो गए थे। हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम देख के, हमारा जो हम द वे वी हैंडल द वॉर, जिस सिनर्जीज़ के साथ हमने काम किया, टेक्नोलॉजीज़ इन हाउस डेवलप की। हुँ। किसान ने बोला कि हमने 25, 36, 40 रफाल उड़ा दिए थे। हमने वहाँ पर डिकॉय प्लेन्स भेजे थे, द सेम रेडार सिग्नेचर। पाकिस्तान को हुँ। लगा कि हमने उनके प्लेन्स उड़ाए थे, पर वो एक्चुअली दे वर डिकॉय ड्रोन्स, जिसके अंदर जो रफाल के रेडार सिग्नेचर्स थे। तो इसके लिए एक तरह से पाकिस्तान को हमने बहुत मतलब झकाया है, पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा। ये एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री है इंडिया की इन 4 डेज़। कोई भी हुँ। कंट्री इतना प्रिसिशनली, आप देखिए, हमने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो हमारे साथ भीख माँगे, हमारे डीजीएमओ से बात करे और उन्होंने इल्तिजा की कि हमको हमारे साथ पीस ट्रीटी कर लीजिए। अब वो हुँ। बात अलग है कि अभी वो अलग सुर में गा रहे हैं, पर उस समय उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स पूरे डीएक्टिवेट हो गए थे, उनकी एयरफ़ील्ड्स में क्रेटर्स हो गए थे, कोई भी प्लेन एक तरह से टेक ऑफ भी नहीं कर पा रहा था। उस समय अगर हम अपनी ब्रह्मोस मिसाइल इस्लामाबाद या पिंडी या लाहौर पे डाल देते, तो कोई भी पाकिस्तान में ज़िंदा नहीं रहता। मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान वाज़ डिफेंसलेस एक तरह से। इसी के जी। मुताबिक मैं ये बोल रहा हूँ कि देश के अंदर टैलेंट की भरमार है और टैलेंट को सही तरीके से हार्नेस करने की ज़रूरत है और मोदी सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पावर जनरेशन है, जो अभी 8.8 गीगावाट्स है, उसको 100 गीगावाट्स करने का एक तरह से टारगेट पे चल रहे हैं।
उमेश जी, इसरो की अगर हम सक्सेस की बात करते हैं तो उसके पीछे जो 60 साल का इकोसिस्टम था और न्यूक्लियर अगर हम सेक्टर की बात करते हैं, क्या उसमें ऐसा इकोसिस्टम तैयार है? देखिए, न्यूक्लियर जो पावर जनरेशन है और न्यूक्लियर हुँ, टेक्नोलॉजी और स्पेस का एक ही साथ से चालू हुआ था। और भारत के जो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के जो हेड थे, वो थे विक्रम साराभाई। और भारत के जो एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम के हेड है, वो थे होमी जहांगीर बाबा। दोनों हुँ, इंडिपेंडेंस के वक़्त साथ में काम करते थे। एक ने डिफेंस को पकड़ा, एक ने न्यूक्लियर पावर जनरेशन की टेक को पकड़ा, जिसमें सिविलियन न्यूक्लियर टेक भी है और मिलिट्री जो एटम बम बनाने की टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर भी हम साइमल्टेनियसली दोनों में काम कर रहे थे। तो देश के अंदर है और बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं जाती है क्योंकि क्लासिफाइड सीक्रेट्स होता है। तो मेरा ये मानना है कि हमें अपनी गवर्नमेंट पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। हर चीज़ जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है प वो ज़रूरी नहीं है कि सबको मालूम पड़े। वी जस्ट नीड टू बिलीव आवर गवर्नमेंट। दिस इज़ व्हाट आई फील। नहीं, ऑफ़ कोर्स मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन बता दीजिए। मैं सिर्फ़ इसरो का जो मॉडल है और जो अब न्यूक्लियर सेक्टर है, उसमें कैसे वो होगा, मैं सिर्फ़ ये जानने की देख कोशिश कर रही थी। लेकिन देखिए, उमेश जी, होम हम अगर स्टार्टअप्स की बात करते हैं, और मैं यहाँ पे स्टार्टअप्स जी, मैं यहाँ पे एक और एक बात करना चाहता हूँ। होमी जहांगीर बाबा जिस प्लेन में जा रहे थे, उसको उड़ाया गया, ठीक है? वो उनकी डेथ कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। तो ये हुँ, जो अमेरिका की खुफिया विभाग है की एजेंसी है, उन्होंने ये ब्लास्ट कराया था। ऐसे ही हुँ, विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम में अपने होटल में मृत पाए गए। कहीं न कहीं जो वहाँ पर आज मुझे लगता है ये एक तरह से सैबोटाज किया गया। अगर ये दोनों कुछ साल और रह जाते, मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ अंबर जी, वी वुड हैव हम अमेरिका और सोवियत यूनियन जितने हम पावरफुल हो जाते इन न्यूक्लियर टेक। और अमेरिका ने हमेशा हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है, उसको हुँ, सैबोटाज करने की कोशिश की है और हमारे जो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है, उसको भी सैबोटाज करने की भरपूर प्रयास किया है। जी, 1980-90 में, 2000 में सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रयास किया है। और जी, उस दौरान हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट, बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट, स्पेस रिसर्च के जो स्कॉलर्स हैं, वो मिस्टीरियसली दे डाइड। नंबी नारायणन का केस तो आपको मालूम ही है कि कैसे उनको फँसाया गया, उनका डेकोरेटेड करियर जो है वो खराब किया गया। ये अमेरिका के बोलने पे हुआ था। जी। लेकिन उमेश जी, जो स्टार्टअप्स हैं, वो न्यूक्लियर फ़ील्ड में ऐसे ही स्पीड से डिलीवर कर पाएँगे जैसे कि उन्होंने रॉकेट्स में किया है? एनर्जी और एटम्स का स्केल बिल्कुल अलग-अलग होता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि स्टार्टअप्स को दिया जाएगा और सारे बेनिफिट्स दिए जाएँगे। बट कैसे होगा, जैसे हम बात करते हैं स्काई रूट की बात करते हैं, हम गरुड़ की बात करते हैं, वैसे हम डिस्कशन नहीं कर पाएँगे क्योंकि बहुत क्रिटिकल लेवल टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं, थोरियम रिएक्टर्स पे काम कर रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट ना कर पाए भारत, इसके लिए विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर बाबा दोनों को एलिमिनेट किया गया। आप सोच लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है ये भारत के लिए और अमेरिका के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि भारत को ये जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज़ है, अगर भारत के पास आ जाता है, तो एक लैंडस्केप चेंज आ जाएगा। ये जितनी भी कंपनीज़ हैं, जो अभी न्यूक्लियर टेक में अपना रुतबा रखती है, एक हुँ, तरह से ऑब्सोलीट हो जाएँगे। जी। धन्यवाद उमेश जी इस चर्चा में हमारे साथ बनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम उमेश।